अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आजकल इन्फेक्शन का ज़माना है। हर कोई कोविड की वजह से इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा है कि नमूनिया क्या है, चेस्ट इन्फेक्शन क्या है, स्किन इन्फेक्शन क्या है, यूरिन इन्फेक्शन क्या है। तो आज हम डिस्कशन करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़ाहिर है कि मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊँगा कि इन्फेक्शन क्या है। आप अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास आएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इन्फेक्शन ये है कि कुछ चीज़ें जरासीम होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आँख से नज़र नहीं आते, मगर वो माहौल में हमारे होते हैं, और वो जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, फैलते हैं, तो वो जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जरासीम की वजह से होते हैं। ये लोकलाइज भी हो सकते हैं, यानी किसी एक ख़ास जगह पे, जैसे कि नाखून के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। कभी कोई दाना होता है, फुंसी होती है, फोड़ा होता है, या किसी जगह पे चोट लग जाए, वहाँ ज़ख्म बन जाए, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है, कि जैसे यूरिन का इन्फेक्शन, सिर्फ चेस्ट का इन्फेक्शन। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड के ज़रिए या लिम्फेटिक्स के ज़रिए, तो उसको हम जनरलाइज्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो लोकलाइज भी हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और जनरलाइज भी हो सकता है कि ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, और वो फिर हम उसको आमतौर पे बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया कहते हैं कि पूरे जिस्म के अंदर जरासीम फैल गए। तो इसलिए इन्फेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। अब आइए कि जो मैं आपका काम आसान करने वाला हूँ वो ये कि जो जरासीम हैं वो क्या है। जरासीम 4 तरह के होते हैं। एक वायरस है, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा पैरासाइट और चौथा फंगस। ये 4 तरह के जो है जरासीम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। पहले हम वायरस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वायरस जो है तकरीबन बेजान सी चीज़ होती है जो हमारे माहौल में होती है। जब ये बॉडी में एंटर हो जाए उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई होता है और ये फिर जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी कोविड है, कोविड के जो जरासीम हैं बाहर अगर कहीं पे पड़े हैं तो वो हार्मफुल नहीं है, यानी कि उनका नुकसान नहीं है, ना ही वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 1 से 2 भी नहीं। कोविड का अगर एक जरासीम है तो बाहर रह के वो 1 से 2, 3, 4 भी नहीं हो सकते, वो एक ही है। अगर वो किसी वजह से चिपक के, छींकने से, खांसने से या हाथ लगने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद फिर वो मल्टीप्लाई होता है और वो नुकसान पहुंचाता है। इसके मुकाबले में बैक्टीरिया जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी से बाहर रह के भी वो मल्टीप्लाई होते हैं और वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो बॉडी के बाहर भी ज़िंदा रह सकते हैं, बॉडी के अंदर भी ज़िंदा रह सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई होते हैं। जबकि वायरस जो है वो बॉडी के अंदर आने के बाद मल्टीप्लाई होता है और बॉडी से बाहर वो डेड ही समझा जाता है। तीसरी चीज़ फंगल है, जिसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ है या HIV है, तो उसके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। चौथी चीज़ जो पैरासाइट्स हैं, ये आम तौर पे जो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट है, जानवरों के ज़रिए, कि जानवर के ज़रिए जो है वो कहीं पे कंटामिनेशन होती है, और वो फिर हम बग़ैर हाथ धोए प्रॉपरली, या वो फ्रूट को बग़ैर धोए या किसी चीज़ को, वो हमारे जिस्म में एंटर हो जाते हैं। तो पैरासाइट जो है एक तो मलेरिया की शक्ल में है जो कि मच्छर की वजह से आता है। इसी तरीके से आम तौर पे इसका ताल्लुक खाने पीने की चीज़ों से होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब जो कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वायरल इन्फेक्शन है, सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी जो आजकल वो तो कोविड है, कि कोविड-19 जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है कि बाहर इतना इफेक्ट वो नुकसानदेह नहीं है, जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तब ये नुकसान करता है। दूसरी चीज़ फ्लू है, ज़ुकाम जिसको कहते हैं, कॉमन कोल्ड है, नज़ला जिसको कहते हैं, HIV है जो एड्स है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, पोलियो भी वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये सब जो हैं ये वायरल इन्फेक्शन है। कुत्ते के काटने का जो रेबीज़ इन्फेक्शन होता है वो भी वायरल इन्फेक्शन है। इसी तरीके से एन्केफेलाइटिस जो ब्रेन में इन्फेक्शन होता है और उससे आदमी बेहोश हो जाता है, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है। तो ये आम तौर पे वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है उनके बारे में आपको बताया ताकि आपको आइडिया हो। कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो होता है जैसे गला ख़राब है, टॉन्सिल्स आ गए हैं, ये टॉन्सिलाइटिस है,
फेरेंजाइटिस है, इस तरीके से करके ये सोर थ्रोट जिसको कहते हैं। इसी तरीके से नमूनिया है, नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेलुलाइटिस है, कहीं पे चोट लग जाए और ज़ख्म बन जाए तो ये आमतौर पे बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। इसी तरीके से स्किन का इन्फेक्शन है, फोड़ी से दाना, ये सब चीज़ें जो गर्मी की चीज़ें हैं, ये भी जो है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। फूड पॉइजनिंग ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। टीबी हमारे माहौल में ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। गर्दन तोड़ बुखार ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद जो है पैरासाइट्स आ जाते हैं। पैरासाइट्स के अंदर एंट अमीबा एक चीज़ होती है जिससे आमतौर पे पेचिश होती है, सही ना, डिसेंट्री जिसको कहते हैं। जियार्डिया है, अगर हम खाने पीने की चीज़ों में वो अगर चला जाए जिस्म के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता भूख लगनी ख़त्म हो जाती है और वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो जियार्डिया है, एंट अमीबा है, टॉक्सोप्लाज्मा है जो बिल्ली वगैरह की वजह से इंसान में ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरीके से कुछ वर्म्स हैं जिन्हें पेट के कीड़े कहा जाता है, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, इस तरीके से। तो ये पेट के कीड़े भी पैरासाइट्स होते हैं। इसी तरीके से ब्लड फ्लूक्स हैं जो कि ब्लड सक करते हैं। इसी और जो है आपने देखा होगा कि कुछ ये बैगर्स होते हैं, फ़कीर जो मांग रहे होते हैं, इनका पाँव इतना बड़ा बड़ा होता है, एक कोई पाँव जो है जिससे एलिफेंटिएसिस कहते हैं, यानी कि जैसे हाथी का पाँव होता है इस तरीके से। तो ये फाइलेरियासिस एक बीमारी है, तो ये भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से होता है। फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही कॉमन अगर आप देखते हैं कि स्कैल्प के ऊपर बाल तोड़ की बीमारी होती है, एक रिंग सब बन जाता है, तो जिसे सर के ऊपर जो है वो बाल तोड़ या इस टाइप की कोई चीज़ें कहते हैं, रिंग बम इन्फेक्शन इसको कहते हैं। तो इसी तरह जो पाँव की उंगलियां हैं उनके दरमियान में जो इन्फेक्शन खारिश होने लगती है और वाइट इन्फेक्शन होता है, ये भी टीनिया पैडिस कहते हैं, ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है। टीनिया वेजिकुलरिस होता है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो ये कवर्ड एरिया होते हैं जो कि ज़रा गीले होते हैं, तो प्राइवेट पार्ट्स हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, रेड कलर का हो जाता है, तो ये भी इसकी वजह से होता है। कैंडिडा बहुत मशहूर है कि ओरल थ्रश जिसको कहते हैं, ज़बान से पैद हो जाती है या मुंह के अंदर जो है वो वाइट पैचेस बन जाते हैं। इसी तरीके से पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन होता है, तो ये भी आम तौर पे उन लोगों में होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। इसी तरीके से नेल्स के है कि नाखून का इन्फेक्शन होता है, ये भी अमूमन फंगल इन्फेक्शन। तो ये मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दिए कि वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट और फंगल इन्फेक्शंस की ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल है लेकिन कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना वो निस्बतन आसान है। कि ख़ास तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हाथ धोएं, 20 सेकंड तक जो है वो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। ख़ास तौर पे उस वक्त जब खाना खाने से पहले या आप वॉशरूम से आएँ तो लाजमी तौर पे हाथ धोएं। बहुत सारी बीमारियाँ इसी तरह फैलती हैं कि लोग वॉशरूम से आते हैं, प्रॉपर हाथ नहीं धोते हैं, तो वो फिर ओरोफिकल रूट कहलाता है कि वो चीज़ें जो है वो मुंह में जाती हैं और वहाँ से पैरासाइट वगैरह इन्फेक्शन वो फैल जाते हैं। तो इसी हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैनिटाइज करना उसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि अपना मुंह कवर रखें, जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, कोविड है, तो फेस मास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ख़ास तौर पे छींक आ रही हो या खांसी हो फिर तो लाजमी मुंह को कवर करें, अपना हाथ से ज़रिए करें, या ये आजकल मास्क है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे तक को किसी को ना लग जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बीमार हों, ख़ास तौर पे फ्लू अगर आपको है, नज़ला खांसी है, तो घर पे रहें, रेस्ट करें, क्योंकि ये आप बाहर अगर जाएंगे, किसी को भी किसी के सामने जाएंगे, बात भी करेंगे तो वो उसको लग सकता है। तो इन्फेक्शन पर ख़ास तौर पे आजकल जैसे ये कोविड है, तो कोशिश करें कि अपने घर पे रहें और कम से कम लोगों से मिलें, क्योंकि आमतौर पे लोग बता भी नहीं रहे हैं। किसी को इन्फेक्शन अगर होता भी है तो वो तो 10 दिन तक तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका 1 दिन में 2 दिन में बुखार छटल हो जाता है, लेकिन लोग बताते नहीं हैं कि कोविड है। वो कहते हैं बस 1 दिन के लिए बुखार हुआ था, ठीक हुआ था। इसलिए कोशिश करें कि किसी से ना मिलें, घर पर रहें। तीसरी चीज़ ये कि फूड अपनी कवर करके रखें, यानी कि जो खाना होता है उसको अच्छी तरह कवर करके रखें। मक्खियों से इनसे बचा के रखें, उनसे मक्खियों से भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। फ्रूट है, जो बाज़ार में सब्जियां हैं, वो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी होती हैं, घर लाके बहुत अच्छी तरीके से पहले धोएं और फिर इसके बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब हम फ्रीज़र से जो फ्रीज़ फूड होती है, यानी कि गोश्त है या कोई चीज़ है, वो बिल्कुल पत्थर होती है बर्फ़ की तरह, हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी और उसके बाद तो उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ख़तरा होता है, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा पहले सॉफ्ट हो गया, वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो बर्फ़ पिघलता है। तो बेहतर ये है कि डीफ्रॉस्ट करें,
यानी कि आपके पास जो है माइक्रोवेव हो, उसके अंदर डीप फ्रॉस्ट करें और फ्रीज़र से निकाल के बाहर ना छोड़ दें किसी चीज़ को कि वो पिघल जाएगी। इसी तरीके से रीहीटिंग जो है वो भी फूड पॉइजनिंग का सबब बनती है। ख़ास तौर पे चावल को तो दोबारा कभी गर्म ना करें, जो एक मरतबा खाए सो खाए, और अगर आपने फ्रिज में रखे तो वो उसे ठंडे ही खा लें, दोबारा गर्म ना करें। और बेहतर ये है कि दूसरे टाइम चावल को खाना ही नहीं चाहिए, चिड़ियों को डाल दें, लेकिन खुद जो है वो रीहीट ना करें। पानी बहुत अच्छा साफ़ होना चाहिए। पानी अगर साफ़ नहीं आ रहा है तो उसे बॉयल कर सकते हैं। एहतियात करें, बाहर हर जगह पानी पीने से जो है वो एहतियात करें। घर को बचाने के लिए जालियाँ लगाएं जो है खिड़की के अंदर, ताकि मच्छर ना आए, मक्खी ना आए। इनकी वजह से, मच्छर की वजह से जैसे मलेरिया डेंगू वगैरह फैलता है, तो आप इससे बचा सकते हैं। घर को अच्छी तरह साफ़ करें केमिकल डाल के, जैसे जो ख़वातीन ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि केमिकल आते हैं जिनके ज़रिए पोछा लगाया जाता है उसके अंदर डाल के, तो ये पूरा घर को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए ताकि वो जरासीम इस तरीके से मारे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर घर में चूहे आते हैं तो चूहे मार अद्वियात डाल के उनका खात्मा करना चाहिए। कॉकरोच हैं तो कॉकरोच को मारना चाहिए। इसी तरीके से अगर वाइल्ड एनिमल है, कुत्ते वगैरह हैं, तो उनसे जिस हद तक बच सकते हैं बचें, और वो मैं पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों की वैक्सीनेशन वो कंप्लीट, देखें जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराई और उनके बच्चों को आगे जाके पोलियो हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो वो ज़िंदगी भर अपने माँ बाप को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने हमारी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराई। इसी तरीके से आजकल जो और वैक्सीनेशन हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, तो वो कर लें। तो जो जो अवेलेबल वैक्सीन हैं, साल में एक मरतबा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, या ज़िंदगी में एक मरतबा नमूनिया की वैक्सीन है, तो जो जो वैक्सीनेशन पॉसिबल हो सकती हैं वो वैक्सीन। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होती हैं। वायरस के ख़िलाफ़ अगर आपको दवाएं चाहिए तो एंटीवायरल मेडिसिन होंगी, जैसे कि आप हेपेटाइटिस के पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। इसी तरह पैरासाइट के अगेंस्ट पैरासाइट की मेडिसिन देंगे, और इसी फंगल के लिए एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। एक बात याद रखें, जैसे कि फ्लू है, एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन लोग इसमें एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। एंटीबायोटिक फ्लू को ट्रीट नहीं कर सकता, किसी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकता। इसी तरह कोविड में लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स कोविड को ट्रीट नहीं करते हैं। तो वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन चाहिए होती है। आमतौर पर चूँकि वायरस खुद ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, हमारी इम्यूनिटी इसको कंट्रोल कर लेती है, तो एंटीवायरल मेडिसिन नहीं लेते हैं। जाके जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फिर ज़रूर एंटीवायरल मेडिसिन ले रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद से दवाएँ ना लें। तीसरी ये कि दवा का एक कोर्स है। आम तौर पे एंटीबायोटिक 5 या 7 दिन तक दी जाती हैं, 10-12 दिन भी हो सकता है, लेकिन अमूमन 3 दिन से शुरू होता है, 3, 5, 7 इस तरह एवरेज जो है वो 5 से 7 दिन मेडिसिन दी जाती है। तो ये कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि अगर प्रॉपर टाइम पे तक मेडिसिन नहीं लेंगे तो बॉडी में जो जरासीम रह जाते हैं वो दोबारा से फिर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो कोर्स है वो कंप्लीट करें। ये ना करें कि मेडिकल स्टोर पे जाएं, यार 2 एरिथ्रोसिन दे दें बस, उसके बाद जो है ख़त्म, ऐसा ना करें। पूरा कोर्स करें 5-7। इन्फेक्शन का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। एक एम्पेरिकल थेरेपी होती है, यानी कि अंदाजे से जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसके हिसाब से, और दूसरी स्पेसिफिक थेरेपी होती है। एम्पेरिकल थेरेपी ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन के अंदर एक ख़ास इन्फेक्शन होता है, जैसे स्टेफ्लोकोकस इन्फेक्शन है, तो हम यही सस्पेक्ट करते हैं कि ये स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन है, तो अमूमन कल्चर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम एंटीबायोटिक खुद से शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन कौन सा है, तो बेहतर ये है कि पहले कल्चर कराया जाए। अब जैसे मैंने एक पेशेंट को भेजा कि भी आप यूरिन कल्चर कराएं, वो जब लैब में गया उसे बताया कि कल्चर की रिपोर्ट तो 4-5 दिन के बाद आएगी। वो पेशेंट वापस आ गया, कहने लगा 4-5, अब बीमार तो मैं हूँ, 5 दिन के बाद रिपोर्ट का फ़ायदा क्या होगा। मैंने उसको समझाया कि देखिए रिपोर्ट का फ़ायदा ये होगा कि जो ही आप लेबॉर्ट्री में यूरिन देंगे मैं एंटीबायोटिक शुरू कर दूंगा आपको। जो एम्पेरिकल थेरेपी है, जो अंदाजे से जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो मैं शुरू कर दूंगा। 4 दिन में या तो आप ठीक हो चुके होंगे, और अगर ये दवा काम नहीं करेगी तो 4 दिन के बाद जो लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आएगी उसमें इस पूरा लिखा होगा कि ये जरासीम है, ये उसकी दवा है, ये काम करेगी और ये दवा काम नहीं करेगी। तो कल्चर का फ़ायदा ये होता है कि आप पता चल जाता है
कि कौन सा जरासीम है और उसमें भी ये दवा काम करेगी और ये दवा काम नहीं करेगी, ये भी आ जाता है। तो जो दवा काम करती है वो देंगे तो फ़ायदा होगा, जो दवा काम नहीं करती वो आप 1000 टैबलेट भी खिला दे तो पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हर काम अच्छा तो नहीं होता, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये है कि दुनिया में बाकी लोग जो है उन गलतियों से बच जाएँ। मेरा एक पेशेंट था, वो आया एंजियोग्राफी के लिए, तो उसके इन्फेक्शन हो गया कैनुला की वजह से। मैंने ये सोचा कि भाई फिजिशियन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो मैंने उनको फिजिशियन को रेफ़र कर दिया। फिजिशियन ने उनको एंटीबायोटिक दी स्पेसिफिक। उन्होंने सोचा कि ये स्किन है तो ये स्टेप्लोकोकस होगा, स्टेप्लोकोकस की एंटीबायोटिक उनको दे दी। इन्फेक्शन बढ़ गया। कल्चर की जब रिपोर्ट आई तो उसके अंदर मुख्तलिफ इन्फेक्शन था और वो दवा जो है वो उसको दूसरी दे रहे थे। बहरहाल वो पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, और उसकी डेथ हो गई। कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को दें। आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें, ज़्यादा कवरेज दें। आप स्पेसिफिक ना हो जाए कि नहीं यहाँ पे तो इसके अलावा कोई जरासीम हो सकता ही नहीं है। आप सब चीज़ों को कवर करें और वेट करें उसका कल्चर की रिपोर्ट का। इसी तरह का एक और पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि भाई का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनको फीवर हो गया। डॉक्टर के पास गए, जो सर्जन के पास थे, उन्होंने देखा, कुछ टेस्ट कराए, कल्चर कराए, नहीं हुआ, लेकिन फीवर सेटल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पेशेंट को ओन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बजाय इसके कि वो क्या, उन्होंने कहा नहीं जी अब ये मेरा कोई काम ख़त्म हो गया, मैंने तो ऑपरेशन करना था कर दिया, अब आप इन्फेक्शियस डिजीज़ वालों को दिखाएं जो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप अपना एक पेशेंट है उसे खुदा ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो ओन करें। सर्जन ख़ास तौर पर ये ख्याल करें कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ओन करें, या तो खुद ट्रीट करें या फिर अपने जानने वाले अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लोग हैं तो उनसे कांटेक्ट करके उनसे रब्ता रखें। आप गाइड करें कि जी आप फलां आदमी के पास जाएं, मैं उसके आपको लेटर लिख के दे रहा हूं, वो आपको ट्रीट करेगा। तो पेशेंट को गाइड करें, अपनी जान ना छुड़ाएं कि नहीं जी ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो ऑपरेशन करना था कर दिया, अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले से डील करें। ये नहीं होना चाहिए। लास्ट मैसेज ये है कि आप किसी भी किस्म की सर्जरी करवाएं उससे पहले शुगर अच्छी तरह कंट्रोल करें, कोई जल्दबाजी ना करें। इवन बाईपास भी अगर है, बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें। शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, आप कोई भी सर्जरी कराएंगे इन्फेक्शन ज़रूर होगा, याद रखें। तो आप सर्जरी को डिले करा दें, मगर शुगर ज़रूर अपनी कंट्रोल करके रखें, उसके बाद सर्जरी कराएं।